कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन पे। डाइजेशन के लिए एक पार्ट पहले हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक बार नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, तभी अपन को ये समझ में आएगा। ग्रासनाल तक पहले पढ़ चुके हैं, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे आमाशय में। आमाशय की बात करें तो आमाशय जो होता है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा व थैलीनुमा भाग होता है। सबसे चौड़ा व थैलीनुमा भाग होता है, ठीक थैले के समान संरचना होती है। जैसे बैग होता है ना, बैग के समान संरचना किसकी होती है? आमाशय की। अर्थात वो क्या करता है? सामान को भरता रहता है। जो भोजन आप उसमें डाल रहे हो उसको क्या करता रहेगा? स्टोर करता रहेगा। इसलिए उसकी संरचना कैसी है? थैले के समान। आमाशय जो होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। वहीं बात करें तो आमाशय जो होता है जे के आकार का होता है। कैसा होता है? जे के आकार का होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जे के आकार का, जे फॉर जग के आकार का होता है। तो देखो यहां पर एक छोटा सा अपने डायग्राम बनाया है आमाशय का। तो इसमें देखोगे आमाशय जो होता है वो किसके समान दिखाई देता है? जे के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिख रहा है? थैले के समान दिख रहा है। ऊपर से मटेरियल आएगा, नीचे क्या करता रहेगा? स्टोर करता रहेगा। ठीक है। अगला लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना लंबा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात करें, आमाशय की जो दीवारें होती है, ये जितनी भी दीवारें हैं ना, इनके अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है जो गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है, गैस्ट्रिक रस बनाती है जो भोजन को पतला करने का, या हम कह सकते हैं। दूसरी बात करें यहां पे तो आमाशय जो होता है, अर्थात आमाशय के लिए हम कह सकते हैं कि हर 36 घंटे में बदलता है। आमाशय का जो आवरण होता है वो 36 घंटे में बदलता है। एक आमाशय का जो आवरण होगा वो पूरे 36 घंटे में बदल जाता है। कितने घंटे में? 36 घंटे के अंतर्गत बदल जाता है। और ये जो आमाशय का थैलीनुमा भाग है ना, वो एक वयस्क के अंतर्गत 1.5 लीटर या 1.5 केजी बात कर लें, इतना ही पदार्थ को वहन करता है। उससे ज्यादा पदार्थ को वहन नहीं करता। अर्थात मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो कार्डियक कपाट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है। देखो आमाशय की बेसिक संरचना की यहां से बात करें तो यहां से जो भोजन आ रहा था वो ग्रासनाल से आ रहा था। और हमने बताया था कि मुख के अंतर्गत भोजन का क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसमें टाइलिन एंजाइम मिला दिया जाता है जिससे भोजन को लसलसा बनाए। वो जो भोजन होता है वो बोलस के रूप में आता है। यहां जो भोजन आएगा इसके अंदर वो किस रूप में आएगा? बोलस के रूप में। किस रूप में आएगा? बोलस के रूप में आएगा। अर्थात अर्ध ठोस अवस्था के अंतर्गत किस में आ जाएगा? आमाशय में आ जाएगा। इस आमाशय के अंतर्गत या आमाशय को 3 भागों में बांटते हैं। एक कार्डियक होता है, दूसरा फंडिक होता है, तीसरा क्या होता है? पाइलोरिक पार्ट होता है। देखो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक में बात करें तो कार्डियक और पाइलोरिक के पास में कपाट पाया जाता है। यहां पर एक कपाट होगा, यहां एक कपाट होगा, अर्थात एक ढक्कन पाया जाता है जो उसको ढकने का काम करता है। ठीक है। जैसे ही ऊपर से भोजन नीचे आया कार्डियक कपाट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर मशीन चलेगी। क्या चलेगी? मशीन चलेगी जिससे भोजन को क्या किया जाएगा? पतला किया जाएगा। और भोजन पतला होगा और कपाट खुला रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अर्थात उस प्रोसेस को अपन क्या कह देंगे? वोमिटिंग कह देंगे। क्या कह देंगे? वोमिटिंग कह देंगे। कि जब भोजन पचता नहीं है और भोजन ज्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है तो कार्डियक कपाट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ग्रासनाल से ही भोजन क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है। यहां पे पाइलोरिक कपाट होगा, अर्थात जब भोजन फंडिक भाग के अंतर्गत घूमेगा तो वो पाइलोरिक कपाट से बाहर ना आ जाए या पाइलोरिक भाग से बाहर आकर ग्रहणी में प्रवेश ना कर जाए। छोटी आंत का भाग कौन सा है? ग्रहणी में प्रवेश ना कर जाए। इसके लिए यहां कौन सा पाया जाएगा? पाइलोरिक कपाट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पाइलोरिक कपाट पाया जाता है। तो ये 3 पार्ट हो गए। देखो इन 3 पार्टों को अपन ने यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। तो इनकी बेसिक बातें करते हैं कि आमाशय के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। एक कार्डियक हो गई, एक फंडिक हो गई, एक क्या हो गई? पाइलोरिक। सबसे ऊपरी भाग कार्डियक। ऊपरी भाग क्या होगा? कार्डियक।
मध्य का भाग, बीच का पूरा सेंटर का जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, फंडिक का, और अंतिम पार्ट यानी निचला भाग किसका होगा, पाइलोरिक का। किसका होगा, पाइलोरिक का होगा। और बात करें कि ये जो कार्डियक होता है ना, बेसिकली HCl का निर्माण करता है। यहां से किसका निर्माण हो जाएगा, HCl का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। जीवाणुओं का कुछ का भक्षण तो कहां हो जाता है, लार में हो जाता है, और फिर भी अगर जीवाणु आमाशय में पहुंच जाते हैं तो वो HCl से नहीं बचते हैं। HCl उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर जो अर्ध ठोस अवस्था में भोजन आया था, जो सेमी सॉलिड प्रोसेस में था, बोनस के रूप में आए भोजन को HCl क्या कर देता है, लसलसा कर देता है। ये जो HCl होता है बहुत ही घातक होता है। HCl की फुल फॉर्म हो जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगी, और इतना घातक होता है कि अगर अपने शरीर के किसी भी भाग पर गिर जाता है तो भाग जो होता है वो चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, यानी ये कह सकते हैं छेद हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां डालें तो यहां से निकल जाएगा अपने पास में, या बॉडी के अंदर यहां डालें तो यहां छेद हो जाएंगे। लेकिन बात यह आती है कि आमाशय में छेद क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन पतला भी हो रहा है। तो पतला हो रहा है तो निकल क्यों नहीं रहा, क्योंकि इनके चारों तरफ ये जो ये संरचना दिख रही है आपको, इसके आउटर साइड में परिधीय भाग के अंतर्गत श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, जिससे आ रहे भोजन को या इस पूरी सतह को, परिधीय भाग को प्रोटेक्शन देता है कौन, श्लेष्मा भाग देता है। ठीक है, इस पूरे मार्ग को चिकना बनाने का काम किसका हो गया, जठरीय श्लेष्मा का हो गया। ये तो बात किसकी होगी, कार्डियक की। फंडिक की बात करें तो मध्य का भाग होता है, और इस फंडिक भाग में देखोगे ये छोटी छोटी दानेदार संरचना हमने बनाई है। ये जो दांतेदार संरचना होती है इसको रूजी के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं, रूजी के समान संरचना मानते हैं। ये जो रूजी होती है ना, ये चुभने का काम करती है। क्या करती है, चुभने का काम करती है। अर्थात जब तक फंडिक के अंदर भोजन है रूजी शांत रहेगी, रूजी कुछ गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही फंडिक से पूरा का पूरा भोजन साफ हो जाएगा, फंडिक खाली हो जाएगा, तो ये रूजी खड़ी हो जाती है, और खड़ी होती है तो ये क्या करने लग जाती है, सुई के माफिक चुभना स्टार्ट कर देती है, और तभी हमें एहसास होता है कि भूख लग रही है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रूजी जो है वो भूख लगने का संदेश देती है। समझ रहे हो बात को, रूजी क्या कर रही है, भूख लगने का संदेश दे रही है। ठीक है, दूसरी बात करें, पाइलोरिक जो होता है निचला भाग होता है। सबसे निचला भाग कौन सा होगा, पाइलोरिक। कपाट कौन सा होगा, पाइलोरिक कपाट होगा। ये जो पाइलोरिक कपाट होता है ये ग्रहणी और फंडस के बीच में लगता है, ग्रहणी और फंडस के बीच में लगता है, और इस पाइलोरिक भाग से जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है, जठर रस पाया जाता है। और जठर रस के अंतर्गत बात करें तो यहां पर बेसिकली रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। देखो रेनिन के लिए ये कह सकते हैं, ये जो रेनिन होता है ना, ये बेसिकली प्रो रेनिन के रूप में स्रावित होता है। देखो मैं यहां बना रहा हूं प्रो रेनिन। अब ये जो प्रो रेनिन है ना वो निष्क्रिय फेज में है। कौन से फेज में है, अनएक्टिव फेज में है। अब ये जो अनएक्टिव फेज है ना, तो इसके ऊपर अपन लगा देंगे HCl। क्या लगाएंगे, HCl, क्योंकि HCl इसको क्या कर देगा, एक्टिव। और जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये किस में बदल जाएगा, रेनिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रेनिन में बदल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो रेनिन है ना, ये एक अपने पास में दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, कैप्सिनोजन। कैसिनोजन कौन सी पाई जाती है, कैसिनोजन पाई जाती है। अब ये जो कैसिनोजन है ना, इस कैसिनोजन को रेनिन कौन करेगा, अब रेनिन किस में बदल देगा, कैसीन में बदल देगा। किस में बदल देगा, कैसीन में बदल देगा। अब ये जो कैसीन है ना, ये जो कैसीन है ना, ये इस रेनिन के साथ मिलकर कैल्शियम के साथ में संयोजित होकर कैल्शियम कैसिनेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम कैसिनेट बना देगा। और ये जो कैल्शियम कैसिनेट है ना, ये दही बन जाएगा। क्या बना देगा, दही बन जाएगा। अर्थात रेनिन को शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम। दूध को
दही में बदलने वाला एंजाइम कह सकते हैं। और ये जो रेनिन है ना, ये बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, या ये कह सकते हैं रेनिन की मात्रा जो है बच्चों में सबसे ज्यादा स्रावित होती है। इसीलिए बच्चे जो दूध पीते हैं ना, उसका डाइजेशन बहुत कम होता है, और बच्चे जो होते हैं उस दूध को बाहर निकालते हैं तो वो दूध जो है फटा हुआ आता है। वो फटा हुआ क्यों है? क्योंकि उसमें क्या मिला दिए? रेनिन मिला दिए। और वो जो रेनिन मिलने के कारण ये दूध किस में बदल गया? दही में बदल गया। इसलिए रेनिन को रेनिन जो होता है उसको दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम भी कहते हैं। वहीं अगर पेप्सिन की बात करें तो ये जो पेप्सिन होता है ना, ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। और ये जो पेप्सिन है ना, ये पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। किस रूप में होगा? पेप्सिनोजन। ये लो, पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित हो गया। अब ये जो पेप्सिन है इसको सक्रिय कौन करेगा? HCl। HCl कर रहा है तो हम यहां क्या कर देंगे? पेप्सिन। क्या कर देंगे? पेप्सिन कर देंगे। और ये जो पेप्सिन है ना, अब किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। और इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमने क्या लगाया बेटा? पेप्सिन। क्या लगा दिया? पेप्सिन। अब जैसे ही प्रोटीन पेप्सिन में जाएगा तो इसको हम बदल देंगे प्रोटियोजेज में। किस में बदल देंगे? प्रोटियोजेज में बदल देंगे। और ये जो प्रोटियोजेज है इसको वापस पेप्सिन के साथ में क्रिया करवाकर पेप्टोन्स में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? पेप्टोन्स में बदल देंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो HCl जो स्रावित कर रहा है आमाशय या कार्डियक भाग, ये टोटल एंजाइम्स को, जठरीय भाग में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उनको सक्रिय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? HCl की होती है। ठीक है, तो अपने पास में जितने भी एंजाइम थे उनको सक्रिय किसने कर दिया? HCl ने कर दिया। इसके अलावा दो एंजाइम और पाए जाते हैं। देखो, एक तो हो गया रेनिन, एक हो गया पेप्सिन। HCl भी एंजाइम की भांति काम कर रहा है। एक हो जाएगा अपने पास में जठरीय लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, लेकिन आमाशय के अंतर्गत वसा का पाचन बहुत कम होता है। वसा का पाचन बहुत कम होता है, इसलिए जठरीय लाइपेज की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहां एक बात और होती है, जो लाइपेज जो होते हैं ना, वो सारे के सारे लाइपेज जो है क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। लेकिन एकमात्र जठरीय लाइपेज होता है जो किसमें काम करता है? अम्लीय माध्यम में काम करता है, क्योंकि इसका माध्यम क्या है? अम्लीय है। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा? अम्लीय माध्यम। तो जठरीय लाइपेज किसमें काम कर रहा है? अम्लीय माध्यम। वहीं अगर अपन बात करें तो यहां से जठरीय श्लेष्मा भी स्रावित होती है, क्योंकि पूरे आमाशय को सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है? श्लेष्मा का है। ठीक है, अब हम बात करें देखो HCl की। तो देखो HCl की बहुत सारी बातें हो चुकी है। HCl की बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो वहीं पे अगर HCl की एक दो बात हो गई तो पहली बात तो ये है कि HCl जो है, जो क्षारीयता अपने पास में आ रही थी, टाइलिन क्या है? क्षारीय में काम करता है। तो जो टाइलिन आ रहा था बोलस के साथ में, उसको खत्म कर देता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो HCl होता है ना, सारे एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है। तीसरी बात, जीवाणुओं का क्या करता है? भक्षण करता है। ठीक है, तो ये HCl जो होता है हमारे पास बहुत ही काम आता है। तो ये आमाशय के लिए कुछ बातें होती है। तो यहीं पर अगर बात करें तो इस पूरे पोर्शन को देखते हुए बात करें तो यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहे हैं अपने पास में। ठीक है, तो इससे याद आया कि इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। अगर इस दुनिया में आप देखोगे तो परमानेंट कुछ भी नहीं है। ना आपका समय परमानेंट है, ना आपके पैसे परमानेंट है, और ना आपका शरीर परमानेंट है। अर्थात एक समय ऐसा आएगा सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो यहां पर खुल के जियो, जैसे जीना है खुल के जियो, किसी जोर जबरदस्ती में मत जियो, किसी के दबाव में मत जियो। अपनी लाइफ है, अपने अनुसार जियो। ठीक है बेटा, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आमाशय के बाद में हम बात करते हैं आंत की। आंत्र की बात करें तो आंत्र जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। और ये जो लंबा पार्ट है ना, वो छोटी आंत के कारण होता है। तो देखो, बात करें तो आंत जो है सबसे लंबी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आंत है। और इस आंत को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। एक छोटी आंत में बांट रहे हैं और एक किस में बांट रहे हैं? बड़ी आंत में। छोटी का मतलब ये नहीं है छोटी है, मतलब नाम दिया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस बड़ी है तो जरूरी नहीं है बड़ी है।
उसको केवल नाम दिया गया बड़ी आंत। ये छोटी आंत है, नाम छोटा है लेकिन आकार क्या है इसका बड़ा, उसका नाम क्या है बड़ी आंत लेकिन आकार क्या है छोटा है, अर्थात उल्टा है। यहाँ पे थोड़ा सा इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा था छोटे बड़े का, तो ये समझ से बाहर हो गए थे दोनों, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए छोटी आंत को बड़ा कर दिया और बड़ी आंत को क्या कर दिया छोटा कर दिया। तो देखो कैसे क्या उसको देखते हैं। छोटी आंत जो होती है 6 मीटर लंबी होती है, कितनी होती है 6 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये अपने पास में लंबा पोर्शन हो गया और ये क्या हो गया अपने पास में आकार मोटा होता है, ठीक है। ये स्पेस क्या हो गया मोटे के लिए हो गया अपने पास में। आहार नाल का क्या होता है सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। यही अगर छोटी आंत के पार्टीशन की बात करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो एक ग्रहणी होती है जिसे अपन डियोडेनम बोल सकते हैं, एक मध्य आंत्र होता है जिसे अपन जेजुनम बोल सकते हैं, एक शेषात्र होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं इलियम बोलते हैं। देखो डियोडेनम, जेजुनम और इलियम में बात करें तो सबसे ज्यादा काम जो होता है वो किसका होता है डियोडेनम का होता है। क्यों? क्योंकि डियोडेनम के अंतर्गत 2 ग्रंथियां आकर मिलती है डाइजेस्टिव, एक तो होती है लीवर और एक होती है पैनक्रियाज। इनकी बाद में बातें करेंगे जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। बेसिकली लार ग्रंथि की बात हम पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन लीवर और पैनक्रियाज की बात अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो 2 ग्रंथियां किस में आकर मिलती है डियोडेनम, और लगभग भोजन का जो पाचन होता है वो आमाशय में हो जाता है और बचे कुचे भोजन का जो पाचन होता है वो किसके अंदर होता है डियोडेनम के अंदर। बाकी के अंतर्गत क्या होता है भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो अवशोषण होता है ना ये इसी आंत के अंतर्गत रसांकुर पाए जाते हैं, विलीज पाई जाती है। इन विलीज के कारण यहां पर क्या होता है अवशोषण होता है। तो देखो डियोडेनम की बात करें तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर, केवल 25 सेंटीमीटर। लेकिन खास बात ये होती है कि ये जो छोटी आंत होती है वो कुंडलित होती है, कोइल्ड शेप में होती है, लेकिन डियोडेनम जो होती है वो किस शेप में होती है अकुंडलित, अर्थात उसके अंदर कुंडलन नहीं पाए जाते, घुमा हुआ नहीं रहता है, फूला हुआ रहता है। वहीं इसके आकार की बात करें तो कैसा होता है सी आकार, कैपिटल सी आकृति की क्या होता है इसका आकार होता है, ठीक है। और 2 ग्रंथियां इसके अंदर आकर मिलती है, यकृत और अग्नाशय आकर मिलती है। इनकी बाद में बात करें क्योंकि यहां से क्या आते हैं एंजाइम्स आते हैं जो यहां पर रह रहे भोजन का क्या करते हैं पाचन करते हैं। बेसिकली भोजन का जो पाचन होता है वो बचा हुआ भोजन कहां हो जाएगा डियोडेनम पाचन होगा, बाकी के द्वारा क्या किया जाएगा अवशोषित किया जाएगा। वहीं जेजुनम की बात करें, जेजुनम मध्य का भाग होता है, अवशोषण सतह की क्षेत्रफल को बढ़ाता है और 2.4 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है 2.4 सेंटीमीटर लंबा होता है और कोइल्ड शेप में होता है, घूमा हुआ होता है। ये कैसा था फूला हुआ, ये कैसा होता है घूमा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ऐसे होता है, तो ये घूमा हुआ है। तो ये क्या है अपने पास में जेजुनम पार्टीशन की बात। इलियम की बात करें तो मध्य आंत्र किसमें खुल जाएगी इलियम, तो डियोडेनम किसमें खुली जेजुनम में, जेजुनम किसमें खुलेगा इलियम में। और ये जो इलियम है ना 3.4 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है 3.4 मीटर लंबा होता है। ये देखो सबसे बड़ा, छोटी आंत को सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो कौन बना रहा है इलियम, क्योंकि कितना है 3.4, कुंडलित है, कोइल्ड होगा अपने पास में, सेम एज इट इज होगा, सबसे लंबा भाग होता है। अर्थात बच्चे कुछ भोजन का ये क्या कर लेंगे अवशोषण कर लेंगे, किसकी सहायता से रसांकुरों की सहायता से कर लेंगे, ठीक है। वहीं अगर बड़ी आंत में चले तो बड़ी आंत जो होती है 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, केवल कितनी होती है 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन मोटी गुण होती है लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि 6 से 7 सेंटीमीटर होती है और ये कितनी बताई थी अपन 2.5 सेंटीमीटर। तो 6 से 7 सेंटीमीटर मोटी गुण है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आकार में लंबी है, ये वैसे मोटी है, समझ रहे हो बात। ये कैसी है लंबी है, ये कैसी है मोटी है। लंबी मतलब खींची हुई लंबी, ऐसे लंबी, और मोटी का मतलब ये फैली हुई है अपने पास। तो फैली हुई कौन सी होती है लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा फैली होती है और ये लंबी होती है, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत से छोटी है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन इसका व्यास जो होता है फैला हुआ जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। कितना होता है 6 से 7 सेंटीमीटर मोटी। वहीं अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्टीशन की बात करें तो इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। इसको हम सीकम में बांटते हैं, इसको हम कोलन में बांटते हैं, इसको हम किसमें बांटते हैं रेक्टम में बांटते हैं, ठीक है। सीकम की बात करें तो 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, थैली नुमा होता है, अर्थात एक थैले के समान होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सीकम, यहां से आहार नाल का एक अवशेषी भाग निकलता है
जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और इसकी आकार जो होती रहती है वो बढ़ती रहती है, और जब इसकी आकार ज्यादा बढ़ जाती है तो ये असहनीय दर्द पैदा कर देता है। ठीक है, और इस असहनीय दर्द का एक ही इलाज है, डॉक्टर से संपर्क करके इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन के माध्यम से अलग करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स जो होता है वो सीकम के द्वारा फैलता है, क्योंकि सीकम से अटैच होता है तो सीकम के साथ में क्या करता है, वृद्धि करता है। वहीं अगर कोलन की बात करें तो 1.3 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। कोलन क्या होता है, 1.3 लंबा होता है, और यू के आकार का होता है, कैपिटल यू के आकार का, इस आकार का होगा अपने पास में। वहीं रेक्टम की बात करें तो रेक्टम जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये जो रेक्टम होता है ना, ये एनस के अंदर खुलता है, अर्थात मलाशय जो है किसमें खुलेगा, गुदा द्वार में खुलेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत जो होती है अपचित भोजन को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये जो अपचित भोजन है वो कहां जाएगा, गुदा द्वार के पास जाएगा, और उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब ये गुदा द्वार के अंतर्गत संकुचन व असंकुचन की प्रोसेस पाई जाती है, और वो जो संकुचन व असंकुचन जो होता है स्फिंक्टर पेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्फिंक्टर पेशियों के द्वारा होता है, अर्थात बड़ी आंत्र के द्वारा केवल पानी का अवशोषण किया जाता है और अपचित भोजन को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ आंत की बातें थी। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे।